नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लकी गुप्ता जी, जो कि देश के मशहूर रंगकर्मी हैं। ख़ास तौर पर अपने एकल नाटक माँ मुझे टैगोर बना दे के मंचन को लेकर इन्होंने एक हिस्ट्री रची है। उस एकल नाटक के लगभग 1500 मंचन से ज़्यादा कर चुके हैं आप, तो देश के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग शहरों में। और ये नाटक हम बता दें आपको कि ये बच्चों को शिक्षित करने का सबसे बेहतरीन माध्यम साबित हो रहा है। तो सीधे बातचीत करते हैं लकी जी गुप्ता से। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आप जम्मू से हैं और कैसे ये जर्नी शुरू हुई कि थिएटर करना है और थिएटर में भी बच्चों के लिए काम करना है? नमस्कार। आपका धन्यवाद इस बातचीत के लिए, मुझे बुलाने के लिए। मैं मूलतः जम्मू से हूँ और जम्मू एक छोटा शहर है। हालांकि एक सांस्कृतिक शहर है, मगर जिस तरह के उतार चढ़ाव पिछले 50-60 सालों से हम लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो आतंकवाद है, उसकी वजह से जो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर और जो ख़ास तौर पे जो कला को लेकर जो वहाँ एक चर्चा थी, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। उस वजह से जिस दौर में मैंने नाटक शुरू किया जम्मू में 2003-4 के आसपास, तो हम लोग कर नहीं पाते थे, स्पेस नहीं मिलता था, दर्शक नहीं जुटा पाते थे। तो कैसे नाटक करें, वही एक मेरा मानना था कि कैसे दर्शक जुटाएं। तो इसी उधेड़-बुन में लगभग 7-8 साल मैंने प्रोसिनियम थिएटर जम्मू में जो थोड़ा बहुत होता है वो किया, और उसके बाद एक तलाश में था कि कैसे नाटक करूं। उसी तलाश के कारण और उसी मजबूरी के कारण ये रास्ता चुना कि अगर कोई स्पेस नहीं है, अगर दर्शक नहीं है, तो खुद ऐसा नाटक बनाऊं जो सीधा दर्शक से जुड़ पाए। तो ये मेरा पहला प्रयास है इस फॉर्म में। इससे पहले मैंने कभी इस फॉर्म में, इस स्टाइल में काम नहीं किया। तो और बच्चों को चुनने का मकसद ये है, बच्चों का नाटक चुनने का मकसद ये है कि ये जो बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज के जो युवा हैं, लगभग 12 साल से लेकर 20-22 साल तक के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वही आने वाले समय के दर्शक भी हैं, अभिनेता भी हैं, और समाज को आगे ले जाने वाले वही लोग हैं। तो अगर इन लोगों तक कुछ अच्छा सार्थक पहुंचाया जाए और इनके अगर सोच समझ का विकास किया जाए और उसमें नाटक एक माध्यम बने, तो उससे बेहतर मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आया। तो इसलिए मेरी ये यात्रा शुरू हुई 2010 में, और 2010 से लेकर 2017 तक मैंने लगातार इसके शोज़ किए। फिर 2017 से 2022 5 साल मैंने कोई शो नहीं किया। कुछ मेरी पारिवारिक और कुछ स्वास्थ्य की वजहों से मैं 5 साल थिएटर से दूर रहा। तो वापस मैंने 2022 में शुरू किया, कोविड ख़त्म होने के बाद। और अब ये 3 साल, इन 3 सालों में लगभग 600 शो हो चुके हैं और यात्रा चल रही है। पंजाबी, मूलतः पंजाबी कहानी है और इसको आपने माँ मुझे टैगोर बना दे के नाम से आप इसको मंचित करते हैं। तो ज़रा इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे हमारी ऑडियंस को कि इस नाटक के माध्यम से, इस नाटक के मंचन के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये जो कहानी है, मोहन भंडारी एक कहानीकार हैं, उनकी कहानी है। उनकी कहानी से प्रेरित होकर मैंने एक अलग कहानी बनाई, और नाम उसका बदला नहीं। जो मूल कहानी है, जो उसका नाम है, पंजाबी नाम है मैनू टैगोर बना दे माँ, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन है मैं माँ मुझे टैगोर बना दे। तो उस कहानी के केंद्र में एक 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 बच्चा है गांव का, जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। और जैसी हमारी शिक्षा नीति है देश की, और जिस तरह की शिक्षा प्रणाली है, तो किसी किसी एक ऐसे वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए कोई बहुत बड़ी संभावना शिक्षा में नहीं। कई सारे कारण हैं उसके, और सबसे बड़ा कारण जो है, जो आर्थिक अभाव है गांव देहात के बच्चों में, उसके कारण लाखों बच्चे रोज शिक्षा से दूर हो रहे हैं। हर लगातार बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो एक तो मेरा उन बच्चों के लिए एक फोकस था कि ऐसे बच्चों के बीच में जाऊं जो बच्चे अभावग्रस्त हों, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हों, उन्हें प्रेरित करूं। और दूसरा, एक ऐसा समाज है हमारे देश का जिनके पास सब संसाधन हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक वर्ग है।
अच्छे स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास किताबें हैं, सब सुविधाएं हैं, पर वो उन सुविधाओं का सही उपयोग नहीं करते, और बल्कि उन सभी सुविधाओं के कारण ही उनका जीवन और ज़्यादा बदतर होता जा रहा है कि एक तरह से हम लोग भौतिकवाद की तरफ भाग रहे हैं। तो मेरा ये जो पूरा नाटक है, पूरा ये परफॉर्मेंस है, इस तरह से बच्चों को झकझोर देता है भीतर से, और इसकी जो शैली है अभिनय की, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो इतनी पावर जनरेट करता है वो ये नाटक कि पत्थर से पत्थर दिल वाला आदमी भी रो देता है। तो वो जिस तरह से भावनाओं का उसमें आदान प्रदान होता है, जिस तरह से मतलब एक उस किरदार के साथ जुड़ जाते हैं लोग, और अपने जीवन को उसमें देखने लगते हैं। तो यही इस नाटक की ताकत है, और वो पूरी कहानी उस बच्चे के जीवन पे आधारित है। वो बच्चा बहुत संघर्ष करता है, मतलब बहुत होशियार बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, और बहुत सुंदर कविताएं लिखता है, और उसका सपना है कि वो टैगोर बने। मगर अंत में वो बच्चा एक दिन अचानक उसके पिताजी देहांत हो जाता है, और माँ बीमार हो जाती है। तो उस परिस्थिति में वो बच्चा परीक्षा देने जाता है, और परीक्षा भी नहीं दे पाता, परीक्षा छूट जाती है। पर उस बच्चे के अंदर कुछ करने की जो ललक है वो ख़त्म नहीं होती। जो हमारा भारतीय दर्शन है कि त्रासदी के बीच में भी हम एक उम्मीद की किरण हमारे जीवन में रहती है, तो वो बच्चा वहाँ उस त्रासदी से निकलकर उस खराब जो परिस्थिति है उससे निकलकर वापस आता है, और अंत में ये कहता है कि अब मैं पढ़ाई तो करूँगा, मगर इसके साथ साथ मैं अपने जैसे और बच्चों को आगे शिक्षित करूँगा, और उनका सपना टूटने नहीं दूंगा। तो इसी भावना के साथ ये नाटक ख़त्म होता है, और बहुत बड़ा संदेश बच्चों तक पहुंचता है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई से मन चुरा रहे हैं, जो बच्चे माता पिता के साथ जिनका संबंध ठीक नहीं है, या वो माता पिता की बात नहीं मानते, तो उन बच्चों को भी एक धक्का लगता है कि अगर जीवन में वो लोग ऐसी परिस्थिति में होते तो उनका जीवन कैसा होता। तो कई शैलियों, कई तरह के उसमें एलिमेंट का प्रयोग करता हूँ। नाटक चलते चलते कई बार नाटक पे रुक जाता हूँ, और उसको रुक के दर्शक से बातचीत करता हूँ, उनकी समस्याओं को उसमें जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चों को एक सिचुएशन में डाल करके अगर आप यहाँ होते तो आप क्या अनुभव कर रहे होते। तो कई तरह से उनके विचारों को, उनकी अपनी परिस्थिति को, और उनके अपने जीवन को उसमें जोड़ देने का एक प्रयास है मेरा। और ये नया प्रयास नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोगों ने ये काम किया है, पर जितने भी लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है वो उसे लंबे समय तक नहीं कर पाए। उसका कारण ये है कि जब से हमारे देश में प्रोसीनियम थिएटर, जो कि हमारी पद्धति नहीं है, वो एक विदेशी जो स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर आधारित हम लोग करते हैं काम, उसके कारण बहुत सारा जो दर्शक है, जो आप देख रहे हैं सामने सड़क के पास, इस प्रेक्षागृह के बाहर सामने एक दुकान है, तो वो दुकानदार जो है वो किसी भी हालात में आपका ये नाटक देखने नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका वो काम है, वो अपना काम नहीं छोड़ सकता। सामने जो रिक्शा चला रहा है वो नहीं आएगा, जो खेत में काम कर रहा है वो नहीं आएगा। तो जब हम इस तरह से नाटक कर रहे हैं, और इतने बड़े पैमाने पर सब लोग इसी पद्धति में नाटक कर रहे हैं, तो ये लोग पूरी तरह से कट जाते हैं। तो मेरा ये नाटक करने का एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि मैं इन लोगों को नाटक के साथ जोड़ूं। अब मैं सड़क के ऊपर खड़े होकर ये प्रस्तुति कर सकता हूँ, मैं उस दुकानदार की दुकान के भीतर जाकर ये प्रस्तुति कर सकता हूँ, मैं खेत में जाके भी कर सकता हूँ। तो इसका कारण ये है कि नाटक किसी एक विशेष वर्ग के लिए ना रहकर नाटक सबके लिए हो। क्योंकि भरत मुनि ने भी जब नाट्यशास्त्र की रचना की, और इसकी रचना करने के पीछे ब्रह्मा जी ने ऐसा ग्रंथ रचने के लिए कहा जो सबके लिए सुलभ हो। तो आज की परिस्थिति में नाटक सबके लिए नहीं है। आज रायगढ़ में हूँ, रायगढ़ इप्टा ने मुझे यहाँ बुलाया है, और इप्टा एक लंबा इतिहास है लोक नाटक का। जनता के सहयोग से नाटक होता है। तो अब आज की आधुनिक रंगमंच में जनता कहाँ है? तो ये मेरा बड़ा सवाल है। इसी सवाल को खोजने के लिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि नाटक में जनता की भागीदारी क्यों नहीं। जी, एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि आप फुल टाइमर हैं, लगातार शोज़ करते हैं, तो नाटक जो है
रोजी रोटी का माध्यम भी किस तरीके से बना है आपके लिए, इसके बारे में बताएंगे। ये एक ज़रूरी सवाल है, सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए। अब जो लोग कोई नौकरी पेशा है और वो लोग जो नाटक करते हैं, उनके लिए नाटक करना एक तरह से उनका शौक भी है, उनका पैशन भी है, मगर उनके पास एक रोज़गार है। और जो लोग बिल्कुल पूरी तरह नाटक पर निर्भर हैं, तो उन लोगों को नाटक से ही अपना जीवन चलाना होता है। तो अब मैं जिस तरह का नाटक करता हूँ, मेरा नाटक एकल अभिनय है जिसे मैं अकेले करता हूँ, इसके साथ किसी और व्यक्ति की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। उसमें मेरा काम चल जाता है। मैं तो झोली फैलाकर जो लोग मुझे देते हैं, उसी से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। तो मुझे उस तरह से नाटक से मेरा नाटक उस तरह से चल जाता है। पर आज का सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ग्रुप थिएटर के लिए है। जो एक रंगमंडल या एक ग्रुप चलाना, वो बहुत दुष्कर काम है। अब उसके लिए सरकारी सहायता मिलती है, मगर वो भी एक तरह से सही उपयोग उसका नहीं हो रहा, और उसी के कारण ग्रुप थिएटर बहुत जगहों पर एक गलत ट्रैक पर चला गया। और जहाँ तक आपने रोज़गार की बात की, तो रोज़गार नाटक से हो सकता है और अच्छा रोज़गार हो सकता है, बशर्ते कि अभिनेता लगातार इस विधा को लेकर आगे चले। एक आखिरी सवाल कि आजकल का जो दौर है, रेडी टू ईट का दौर है, और वही चीज़ हर क्षेत्र में लागू होती है, और हम थिएटर में भी देखते हैं वो चीज़ कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसे लगता है कि बिल्कुल चुटकियों में मेरे को आप अभिनेता बना दीजिए और मैं मुंबई जाऊं और वहाँ बड़े पर्दे पे आ जाऊं। तो ये जो धारणा है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि प्रशिक्षण कितना ज़रूरी है किसी भी अभिनेता को या कलाकार को? बिल्कुल आपने सही कहा, ये आज का दौर, पहले तो आप कह सकते थे फिल्मों का दौर है, मगर अब उससे भी ज़्यादा जो आज जिस तरह से हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल है, और हर व्यक्ति अपने आप में एक अभिनेता भी बन गया और एक निर्देशक भी बन गया। अब तमाम तरह के यूट्यूबर पूरे देश में घूम रहे हैं। तो आज हीरो बनना या एक कंटेंट क्रिएटर बनना बहुत आसान है, मगर लोगों को लगता है कि कोई एक रील बनाकर, कोई एक छोटे सी फिल्म में काम करके वो कुछ सीख गए हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती है। अभिनेता को प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विधिवत प्रशिक्षण हो किसी संस्थान में जाकर, या वो अपने से ही सीखने का प्रयास करें। प्रशिक्षण दोनों अहम है, और ज़्यादातर लोग फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाते, किसी कॉलेज में या किसी ड्रामा स्कूल में नहीं पढ़ पाते, मगर वो भी तमाम उम्र सीखते रहते हैं। तो ये जो आज का ट्रेडिशन हुआ है रातों रात स्टार बनने वाला, ये बहुत घातक है उनके लिए जो कर रहे हैं और जो देख रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्ञान लेके सिर्फ एक रील के माध्यम से या किसी एक चीज़ के माध्यम से आप हिट हो जाते हैं, तो वो कोई सफलता नहीं है। सफलता अगर अभिनय की बात करें, तो अभिनय पूरा जीवन देकर भी सीखा नहीं जा सकता, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अभिनेता जो हैं, ख़ासतौर पे जो रंगमंच करते हैं, उन्हें समझना चाहिए, और इस तरह की सस्ती चीज़ों में ना जाके पूरा समय देकर इसे ग्रहण करना चाहिए। चलते चलते ये बता दीजिए कि आप पहले भी रायगढ़ आए हैं, यहाँ अपने शोज़ किए हैं इसी नाटक के, और दोबारा रायगढ़ आए हैं, तो यहाँ का जो एक वर्ग है जो नाटकों के प्रति जिनका रुझान है, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, क्या महसूस किया आपने यहाँ की ऑडियंस को लेकर? रायगढ़ एक सांस्कृतिक जगह है, लंबा इतिहास है, संगीत बहुत यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं, और पढ़ाई लिखाई और साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं। और रायगढ़ में पिछले कई दशकों से लगातार नाटक की एक प्रथा रही है, अच्छे अच्छे नाटककार यहाँ पे आए हैं, तो उस वजह से यहाँ का दर्शक वर्ग बहुत समृद्ध है। और अच्छा नाटक हो तो दर्शक और ज़्यादा उत्साहित होता है, और अच्छा नाटक होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर कोई ख़राब नाटक करेंगे तो दर्शक हमारा वापस नहीं आएगा। तो ये दोनों ही बातें हमें ज़हन में रखनी चाहिए, और अच्छा नाटक हो, एक्सपेरिमेंटल भी हो और हर तरह का नाटक हो, तो ये दर्शक और ज़्यादा समृद्ध होगा, हम समृद्ध होंगे। यहाँ का दर्शक बहुत अच्छा है। मैं पिछली बार भी यहाँ कुछ स्कूलों में शो किया था, दर्शक के सामने तो आज करूँगा जो आम दर्शक है, मगर स्कूलों में शो करके भी मुझे महसूस हुआ कि यहाँ के लोगों को
नाट्य के बारे में रुचि भी है और ज्ञान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद लकी जी बातचीत करने के लिए, और आपकी यात्रा जारी रहे। हम चाहते हैं कि और बहुत सारे शोज़ करें, और जो आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे हैं, उनको आप इसी तरीके से आप जागरूक करते रहें, एक सही दिशा में उनको जो है मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे लकी गुप्ता जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाज़ार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।